दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों किसी भी परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को दोहराना बहुत आवश्यक होता है। इससे एक तो परीक्षा के ट्रेंड का पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही कुछ प्रश्न आगामी परीक्षाओं में रिपीट भी होते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2020 को दृष्टिगत रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज प्रस्तुत है यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र। आप इसे तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में जो नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र था उसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन हम पूरा प्रश्न पत्र इसलिए कवर कर रहे हैं कि आप एक एक प्रश्न को देख सकें और आगामी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा है टीजीटी पीजीटी, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। इसमें एक तरफ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं और दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हाब्स की कृति है दोस्तों। हाब्स का कृति लेवायथन है। लाक की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि लोकमान्य कहा जाता है। इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और दोस्तों ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी और इसकी खास बात क्या थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निश्चित की है? तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है 5040 व्यक्ति, यानी एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को? तो ये थॉमस हाब्स की जो आत्मकथा है उसमें उसने लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और उसके डर को। अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के महान्यायवादी। तो सही उत्तर है यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत कर सकता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राज्यसभा का सभापति। तो दोस्तों अनुच्छेद 108 जब आप देखेंगे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस वो है अनुच्छेद 1, 2, 3। अनुच्छेद 123 द्वारा भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा तब होता है जब संसद सत्र में न हो और भारत के राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश के समक्ष ऐसा गंभीर विषय उत्पन्न हो गया है जिस पर तत्काल कानून निर्माण की आवश्यकता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और इसका जो प्रभाव होता है संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है और इसकी प्रभावशीलता संसद के सत्र के आरंभ की तिथि से 6 सप्ताह यानी 42 दिन की होती है। अगला प्रश्न है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भाग 4 क में या भाग 4 अ के अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए जोड़कर इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और दोस्तों, नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं उनको संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो ये था 91st यानी 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार से देखिए, तो वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है हमारा, उसमें अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निर्वाचन के लिए प्रावधान जो है दोस्तों, वो है आपका अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और जो है निर्वाचन दिवस या मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो ये है फीनिक्स आश्रम। फीनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी और ये आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये है राज्यसभा। राज्यसभा की जो अध्यक्षता है वो ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वहाँ का वो निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो अनुच्छेद 360 में जो वित्तीय आपातकाल है उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी अपने देश में नहीं लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, स्पीकर के निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो स्पीकर अपने दोस्तों निर्णायक मत का प्रयोग तब कर सकता है जब समान मत आते हैं। दोनों सदनों में जब समान मत आते हैं तो उस समय स्पीकर अपने जो है मत का प्रयोग कर सकता है कि किसी एक पक्ष को जो है वो कौन सा निर्णय प्रभावी होता है। तो वो समान मत आने पर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संविधान का भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो दोस्तों, भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक यूनियन या समूह घोषित करता है, यानी इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? भारत का संविधान किसको अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है? तो ये है राज्यों को, केंद्र और राज्य दोनों को, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। यानी भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन संघ, राज्य और समवर्ती सूची में किया गया है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां, ये सारी शक्तियां केंद्र में निहित हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आपके आयंगर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान और भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों भारत के संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार B.N. राव को चुना गया था।
BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो ये थे 1905। 1905 में बनारस कांग्रेस समिति में गोपाल कृष्ण गोखले को इसका अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 23 से 24 नहीं बल्कि 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों, ये आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-30 में और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। तो जो अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो दोस्तों हैं उसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन या स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। सबसे आसान प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थीं। बाद में जो है संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कुल 8 थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं उन पर विचार करिए और उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में और PK थुंगन समिति 1988 में। तो क्रम जो है आपका BR मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी और सबसे लास्ट में PK थुंगन समिति। अगला प्रश्न है, चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय। अगला प्रश्न है, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों, लूट पद्धति संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है और संरक्षक नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति उनकी योग्यता और प्रतियोगिता के आधार पर नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक संबंधों के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको कि सार्क या दक्षेस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था? तो अभी पिछले प्रश्न पत्र में जो सॉल्व कर रहे थे उसमें आपने देखा था कि निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता नेहरू नासिर टीटो थे। कर्नल गद्दाफी जो हैं ये निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में समाहित है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपके अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और यथार्थवाद। तो पंचशील का सिद्धांत इसमें से यथार्थवाद नहीं है। दोस्तों, 29 अप्रैल 1954 को
चाउ एन लाई और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू के बीच शांति और मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए पंचशील समझौता किया गया था। इसमें जो पांचों सिद्धांत थे वो हैं एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समान और पारस्परिक लाभ आधारित संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसमें यथार्थवाद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ लिबरलिज्म आप जानते हैं जॉन लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है आपके लास्की, लाक, सीले और जेएस मिल। तो सही उत्तर है सीले का कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रभुता की अवधारणा किस में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः राजनीति, वैधानिक, दार्शनिक या क्या है? तो दोस्तों संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक संप्रभुता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? अस्थायित्व, सार्वभौमिकता। तो दोस्तों सार्वभौमिकता और अस्थायित्व जो दोनों, ये दोनों ही संप्रभुता की विशेषताएं हैं। संप्रभुता निश्चित होती है, अस्थायी होती है, अपरिवर्तनीय होती है, अदेय और अनन्य होती है। तो इसलिए अस्थायित्व और सार्वभौमिकता ये संप्रभुता की विशेषताएं हैं। कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, ये आपकी विशेषता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ये नहीं होता है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। और सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदात्मक शासन की विशेषता जो है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ये नहीं है, बल्कि अन्य तीन जो हैं वो संसदात्मक शासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फासीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। इटली मुसोलिनी, जर्मनी मुसोलिनी, इटली हिटलर और जर्मनी हिटलर। तो आप जानते हैं दोस्तों फासीवाद के संबंध में इटली मुसोलिनी से संबंधित है। इटली जो है मुसोलिनी से संबंधित है और हिटलर जो है वो जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है आपके लॉक, बेंथम, ग्रीन और मार्क्स। तो प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स के विचारों से संबंधित है जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स अपने जो है समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद इसलिए कहता है क्योंकि उसका मानना था कि उसका समाजवाद तथ्यों पर आधारित है, जबकि अन्य समाजवादी विचारक जो कि टॉमस मूर, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि का समाजवाद यूटोपियन या कल्पना लोकीय समाजवाद था। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये कथन किसका है? कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश, ये कथन ऑस्टिन का है। ऑस्टिन एक संप्रभुतावादी विचारक है और वो कानूनी संप्रभुता को मानता है और वो कहता है कि कानून उच्च के द्वारा, यानी जो उच्चस्थ या शीर्षस्थ है उसके द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना एक कल्पना है, ये किसका कथन है? तो ये है GDH कोल का कथन है। वो मानते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना केवल कपोल कल्पना है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है आपके दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो सबसे पुराना है आपका दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और इसमें ये माना जाता है कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, ये कथन किसका है? गार्नर, डिमाक, गिलक्राइस्ट और सीले आपके ऑप्शन हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है डिमाक का कथन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? दंड के जो सिद्धांत हैं यहाँ पर देखिए, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक, ये सभी दंड के सिद्धांत हैं, जबकि वितरणात्मक सिद्धांत ये दंड का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? वेब, लिंडसे, क्रैबे और हेगल। तो दोस्तों सही उत्तर है हेगल। हेगल ने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया गया है, जबकि वेब, लिंडसे और क्रैबे ये सभी बहुलवादी संप्रभुता के विचारक हैं। हेगल एकलवादी संप्रभुता का विचारक है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अधिकारों के सिद्धांत और मत। तो दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व, नागर और पूर्व सामाजिक है। अधिकार का वैधानिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य की कृति हैं। ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार परंपराओं का सिद्धांत है। और अधिकारों का यथार्थ सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। तो दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन डी, अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकारों का आधिकारिक सिद्धांत नहीं है। यथार्थवाद मूल रूप से व्यक्ति, राज्य, समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति और सत्ता के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है, न कि अधिकारों के स्वरूप को। तो गलत सुमेलित जो है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता। तो दोस्तों संगठन, लोकतंत्र में विश्वास और वैचारिक एकता राजनीतिक दल की विशेषताएं हैं, लेकिन अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर है फाइनर। S.E. फाइनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और इनमें से सभी। तो राज्य के वर्ग सिद्धांत या क्लास थ्योरी ऑफ स्टेट का प्रतिपादन मार्क्स ने किया था। और मार्क्स मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर केंद्रित है। और वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के कारण हुई, क्योंकि समाज दो वर्गों में बंट जाता है, धनी और निर्धन के आधार पर। एक वर्ग जिसके पास साधन होते हैं और दूसरा वर्ग जिसके पास साधन नहीं होते हैं। तो राज्य का वर्ग सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? आदर्श बर्बर ऑप्शन है आपके थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, उसमें प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को सभ्य जंगली या आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी थी। तो सही उत्तर है आपका रूसो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ऑप्शन है द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाज और पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। द रिपब्लिक और लाज ये प्लेटो की कृतियां हैं और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रणयन रूसो ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और इसमें कुल 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति का विषय जो है बहुत अधिक व्यापक है और ये सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों की चर्चा करता है। इसमें आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल किस विचारक का ग्रंथ है? तो दास कैपिटल की रचना मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल 1867 में लिखा गया और इस पुस्तक को मार्क्सवाद की बाइबिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पैन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है? तो पैन ऑप्टिकन जेल का आदर्श उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों पैन का मतलब होता है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब है कैदियों पर नज़र रखने वाला, निगरानी करता। तो सही उत्तर है पैन ऑप्टिकन जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर
तिलक हैं। दोस्तों, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन और उपर्युक्त सभी। तो बाल गंगाधर तिलक ने इन सभी पुस्तकों की रचना की थी। द ओरियन की रचना 1893 में, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास की रचना 1903 में और गीता रहस्य जो है 1915 में लिखी गई। और गीता रहस्य जो है वो तिलक की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है, प्लेटो का रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक है दोस्तों कंसर्निंग जस्टिस, यानी न्याय से संबंधित। तो सही उत्तर है प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। अगला प्रश्न है, एक कथन है, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो है ये बारकर का है, लेकिन इसका मूल विचार जो है T.H. ग्रीन द्वारा दिया गया था। तो T.H. ग्रीन ने ये कथन कहा था, लेकिन इसको व्याख्यायित करने का जो श्रेय है वो T.H. बारकर को दिया जाता है। तो इसलिए अधिकतर लोग इसे बारकर का कथन मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने आत्मपरक और परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो ये हैं J.S. मिल। J.S. मिल आत्मपरक और परात्मपरक यानी अपनी और दूसरों की, ये दो आचरणों में इन्होंने विभेद किया है, जिसको वो स्व विषयक और पर विषयक कहते हैं। और ऑन लिबर्टी J.S. मिल की महत्वपूर्ण कृति है। J.S. मिल ने एक महत्वपूर्ण कथन कहा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। तो ये कथन J.S. मिल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोखले और गांधी जी की मुलाकात 1896 में हुई थी और दूसरी मुलाकात 1901 में कलकत्ता में हुई थी। दोस्तों, भारत आने के पश्चात गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन के उन्हीं तरीकों का प्रयोग किया जिनका कि जो निर्देशन उनको गोखले से मिला था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तिलक को भारतीय अशांति के जनक की संज्ञा किसने दी है? तो सही उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और सिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे और अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा UP LT ग्रेड परीक्षा 2018 में जो आयोजित की गई थी उसका हाल प्रश्न पत्र, इसको हमने व्याख्यात्मक रूप से हल किया। और ये आगामी TGT PGT परीक्षा 2020 जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगें उनको अलग से नोट भी कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।